हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर दोबारा आए हैं। आज डेट हो गई है 15 सितंबर 2020 एंड आज कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हम करंट अफेयर के। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जान लेते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वह रहने वाला है राज्यसभा का उपसभापति। वहीं दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा श्रीलंका का 20वां संविधान संशोधन अधिनियम और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे जापान के नए प्रधानमंत्री की। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और बाकी लोगों को भी रिकमेंड कीजिए कि रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और तो वह भी चैनल पे आकर के अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और कंटिन्यू क्लासेस ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह उपसभापति है। तो उपसभापति चर्चा में क्यों है, दरअसल पहले यह समझ लेते हैं। कल यानी कि सोमवार को राज्यसभा के अंदर उपसभापति पद के चुनाव हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि कल से संसद ने अपना मानसून सत्र शुरू कर लिया है। तो मानसून सत्र शुरू हो गया है और कल जो पहला दिन था उसके अंदर राज्यसभा के अंदर सभापति का चुनाव हुआ था और इस सभापति चुनाव के अंदर जो हरिवंश नारायण सिंह है इन्हें उपसभापति चुन लिया गया है। इनके सामने जो उम्मीदवार था वह उम्मीदवार था मनोज झा। तो यहाँ पे यह दो उम्मीदवार थे। जो हरिवंश नारायण सिंह जो उम्मीदवार थे यह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार थे, वहीं मनोज झा यूपीए के संयुक्त उम्मीदवार थे। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने इनके लिए चुनाव किया गया क्योंकि उपसभापति का पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए चुनाव कराया गया और चुनाव कराने के बाद अंत में जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं यानी कि एम वेंकैया नायडू जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने अंत में हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति नियुक्त कर दिया था। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा भी है और जो भारत की प्रकृति है, भारत की प्रकृति अखंड है। यानी कि भारत में जो पद है महत्वपूर्ण वह कभी भी खंडित नहीं होते हैं। उन पदों पर प्रतिस्थापन की व्यवस्था की गई है। तो उसी प्रकार जो राज्यसभा का उपसभापति है इसका पद भी प्रतिस्थापन का पद होता है। अमूमन जो नॉर्मल डेज होते हैं उन नॉर्मल डेज में उपसभापति राज्यसभा के अन्य सदस्यों की तरह ही व्यवहार करता है, यानी कि उन्हीं की तरह प्रस्तावों पर अपने विचार देता है, अपना मत देता है और सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। लेकिन इसके पद का महत्व कब बढ़ जाता है? इसके पद का महत्व जब बढ़ जाता है जब सदन का जो सभापति है, सभापति का पद खाली हो जाए। यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति है उस समय वह किसी भी कारण से सभापति पद पर नहीं काम कर पा रहा है, वह बीमार हो सकता है या वह त्याग पत्र दे देता है या ऐसा हो सकता है कि चुनाव ही ना हो, पद खाली हो। तो ऐसी स्थितियों में क्या हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो देश का उपराष्ट्रपति है जैसे कि सभापति होता है जो, वह देश के राष्ट्रपति का पद संभाल रहा हो। तो ऐसी स्थिति पद खाली हो जाता है। तो उस स्थिति को जो रिक्तता बनती है, उस रिक्तता को, खालीपन को भरने के लिए उपसभापति का पद बनाया गया है। तो किसी भी स्थिति में अगर सभापति किसी अन्य प्रकार काम कर रहा हो या अपने सभापति पद के दायित्वों का पूरा ना कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सदन का उपसभापति इस पद का संभालता है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है और जो उपसभापति है वह सभापति का पद संभालता है, तो ऐसी स्थिति में वह संसद के अन्य सदस्यों की तरह व्यवहार नहीं करता। उस समय वह संसद के सभापति की तरह ही व्यवहार करता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता जब तक कि मत द्वेष उत्पन्न ना हो। यानी कि अगर पक्ष में और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सभापति होता है उसका मत निर्णायक मत होता है। तो अगर कभी भी उपसभापति सभापति का काम करता है तो उस समय उसे अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उपसभापति का महत्व है वह विभिन्न मामलों में बहुत जाता है। स्पेशली जो उपसभापति का पद बनाया गया है यह उस समय के लिए बनाया गया है जिस समय सभापति अपने पद पर काम ना कर पा रहा हो, तो उपसभापति सभापति के रूप में काम करता है। इसके अलावा ज्यादा कोई इसका खास महत्व होता नहीं है। एंड जो कल जो इलेक्शन हुआ था यह इलेक्शन पूरी तरह से ध्वनि मत से कराया गया था। यह बहुत चर्चा का विषय है कि ध्वनि मत दरअसल होता क्या है। तो ध्वनि से हम समझ पा रहे हैं कि आवाज की बात की जा रही, तो आवाज के दौरान आवाज से मत दिए गए जैसा कि अमूमन होता है। तो उसमें पूछ लिया जाता है जैसे कि यहाँ पे दो ही उम्मीदवार थे, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो जो सभापति महोदय हैं यानी कि एम वेंकैया नायडू, उन्होंने पहले तो उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर करे सदन के अंदर कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। उसके बाद अंत में उन्होंने बोल दिया कि जो जो इस पक्ष में है वो हाँ बोले और जो जो इस पक्ष में है ना बोले। तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है, जब ध्वनि मत कराया जाता है तो देखा जाता है कि किस आवाज में ज्यादा लोगों का मत था, यानी कि कौन सी आवाज तेज आई थी, ज्यादा मत कहाँ सुनाई दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनसे कहा जाता है कि हाथ उठाइए और आप जोर से बोलिए। तो इससे ही ध्वनि मत करा जाता है। अगर ध्वनि मत के दौरान हाँ में आवाज ज्यादा होती है, यानी कि हाँ में ज्यादा लोग हाथ खड़ा करते हैं और ज्यादा आवाजें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको पास मान लिया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है कि कौन किसके नाम पे सहमत है। वहीं अगर दूसरी बात है उसमें यह कहा जाता है कि अगर ना में ज्यादा आवाजें आती हैं, ज्यादा लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अस्वीकार मान लिया जाता है। तो इस प्रकार यह बात हुई राज्यसभा के उपसभापति की। तो हरिवंश नारायण सिंह अब नए उपसभापति चुन लिए गए हैं। किसके सामने चुने गए हैं? दूसरे जो कैंडिडेट थे मनोज झा।
तो इन्होंने मनोज झा को हराया है। और जो पूरा इलेक्शन जो था, यह पूरा इलेक्शन ध्वनि मत के द्वारा कराया गया था। और साथ साथ ही हमने उपसभापति का जो महत्व होता है उस महत्व को भी समझ लिया है। तो महत्व याद रखें, इसका जो खास महत्व है वह तभी है जब उपसभापति सभापति के रूप में अपने दायित्व पूरे करता है। आगे समझ लेते हैं अगली बात, श्रीलंका का 20वां संविधान संशोधन। तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में, और भारत भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के आजकल चर्चा चल रही है भारत में भी। तो समझ लेते हैं कि दरअसल ये 20वां संविधान संशोधन जो आया है, इसके जो प्रस्ताव आए हैं, उसके प्रस्ताव आने के बाद ये चर्चा में क्यों बन गया है। तो अब यानी कि 2 तारीख को या 2 सितंबर को प्रस्ताव पेश किया गया था 20वां संविधान संशोधन का। तो इसको लेकर के इसमें खास बात यह भी है कि जो पार्टी के लोग हैं, यानी कि जो सत्ता दल पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पे, उस पार्टी के जो लोग हैं ना, वह खुद भी ना इस संविधान संशोधन का विरोध कर रहे हैं। बहुत ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी जो टर्म्स है वह टर्म्स कहीं ना कहीं केंद्रीकरण को बहुत ज्यादा बल दे रही हैं। दरअसल जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हुए हैं श्रीलंका का, उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। तो उनको ध्यान में रखते हुए यह पूरा का पूरा जो विधेयक है संविधान संशोधन वह लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया है कि यह चाहते थे पहले से ही कि जो पिछला संविधान संशोधन था, यानी कि 19वां संविधान संशोधन किया गया था, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह पर नई व्यवस्था स्थापित की जाए। तो पहले हम यह समझते हैं कि 19वां संविधान संशोधन किस प्रकार से लाया गया था, उसमें क्या बातें कही गई थी, फिर उसके बाद हम यह समझेंगे कि 20वां संविधान संशोधन की क्या बात है। तो जो 19वां संविधान संशोधन था ना, उसके तहत पूरी जो देश की व्यवस्था थी उसके अंदर विकेंद्रीकरण अपनाया गया था। यानी कि शक्ति किसी एक के पास नहीं थी, शक्तियों को अलग अलग जगह पे बांट दिया गया था और सबको अपने पद के हिसाब से अलग अलग शक्तियां दी थी। तो इसका जो फायदा होता है, इसके फायदे की स्थिति यह होती है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास या किसी भी एक दल के पास, समूह के पास सारी शक्तियां नहीं जाती, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो सब लोगों के पास यह दायित्व आ जाता है और उन लोगों को मजबूरी बन जाती है कि उन लोगों को सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब व्यवस्था क्या है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है यह कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को पसंद नहीं कर रही है और यह चाहते हैं कि देश के अंदर व्यवस्था एकीकृत हो जाए और शक्ति सारी की सारी जो है वह देश के राष्ट्रपति के अंदर केंद्रित हो जाए। तो अब यह समझते हैं कि जो 20वां संविधान संशोधन प्रावधान किया जा रहा है, इसके अंदर अब क्या क्या नए नए जो प्रस्ताव लाए गए, विषय लाए गए, तो विषय को समझते हैं इसके। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वह देश की जो संवैधानिक परिषद है उसको संसदीय परिषद में परिवर्तित करना चाह रहा है। यानी कि कहाँ व्यवस्था जा रही है, संवैधानिक परिषद से संसदीय परिषद की ओर। इसमें परिवर्तन क्या है मैं यह बता देता हूं आपको। जो देश की पहले संवैधानिक परिषद हुआ करती थी, संवैधानिक परिषद जो भी फैसले लिया करती थी तो देश का राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हुआ करता था। यानी कि संवैधानिक परिषद ने जो फैसला दे दिया, अब देश के राष्ट्रपति को वह मानना है, वो बाध्यकारी हो गया। लेकिन अब चीजें बदल रही है, अब संसदीय परिषद आई। तो संसदीय परिषद की जो स्थिति है उसके अंदर देश का जो राष्ट्रपति है वह इस परिषद की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रस्ताव होंगे, उनको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी इसके तहत। वहीं दूसरी बात देखने में आ रही है संसदीय सहमति। राष्ट्रपति के पहले क्या होता था कि जो मतलब ये संवैधानिक परिषद थे उसके तहत क्या था कि जो प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता था, तो ऐसी स्थिति में देश का जो प्रधानमंत्री है वह अपने मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री को बनाने के लिए, किसी मंत्री को हटाने के लिए देश के राष्ट्रपति को सिफारिश करता था और उसके बाद देश का राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय लेता था कि उस व्यक्ति को हटाना है या क्या करना है। ठीक है, तो लेकिन जो प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में काम करता था वह सारे काम देश का जो राष्ट्रपति काम करता था, देश का राष्ट्रपति सारे के सारे काम देश के प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता था, सलाह से हटकर काम नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शक्ति का विकेंद्रीकरण बना हुआ था, शक्ति दोनों जगह बटी हुई थी। लेकिन अब जो नई व्यवस्था आ गई वह व्यवस्था पूरी की पूरी बदल दी गई है। उस व्यवस्था के अंदर देश के राष्ट्रपति को अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मंत्री को हटा सकता है अपनी मर्जी से। साथ ही साथ अगर उसका जो मन है वह प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है, प्रधानमंत्री की पूरी मंत्री परिषद को भी बर्खास्त कर सकता है। तो यहाँ अब जो नया वाला प्रस्ताव पेश किया गया उसके अंदर राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। मैं बता चुका हूँ कि जो 20वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये राष्ट्रपति को लेकर के केंद्रीकरण पर बल दे रहा है। यानी कि सारी जो महत्वपूर्ण शक्तियां होंगी वो देश के राष्ट्रपति के तहत चली जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे यह बात कही गई है कि पहले जो चीजें हुआ करती थी वह सभी सहमति के अनुसार चलती थी। प्रधानमंत्री सिफारिश करता था, बाद में राष्ट्रपति सहमति जाहिर करता था और आगे फैसले लिए जाते थे। लेकिन अब जो नई व्यवस्था आ गई है, पूरी व्यवस्था राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति जब चाहे तो वह प्रधानमंत्री को हटा सकता है और जब वह चाहे तो ऐसी स्थिति में वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को भी बर्खास्त कर सकता है। तो नए परिवार प्रावधानों में केंद्रीकरण बहुत ज्यादा। साथ ही साथ एक नई व्यवस्था और आई है इस प्रस्ताव के अंदर। वह व्यवस्था यह है कि देश का राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह कभी भी अगर संसद अपने 1 साल पूरा कर ले तो संसद को 1 साल पूरा करने के बाद भंग कर सकता है। तो यानी कि ऐसी स्थिति में अगर यह पावर राष्ट्रपति को दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में संसद का जो कार्यकाल है वो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। और 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद अब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कभी भी संसद को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे
आपसी मनमुटाव जो होंगे, आपसी मनमुटावों को भी राष्ट्रपति इस प्रकार से पूरा कर पाएगा। तो यहाँ भी राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है। अब तक ऐसा प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति इसको 1 साल के बाद भंग कर दे, लेकिन अब तक अगर भंग करना होता था तो देश का जो राष्ट्रपति है यह प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद संसद को भंग करता था। लेकिन अब जो भंग करने की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी नया जो प्रस्ताव आया है उसके अंदर यह कह दिया गया है कि कुछ जो सीमित परिस्थितियां हैं, उन सीमित परिस्थितियों को छोड़कर अगर देश का राष्ट्रपति उचित समझे तो 1 साल के बाद कभी भी देश की संसद को वह भंग कर सकता है। तो यह नई व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ एक नई व्यवस्था और आई है, जो पिछला संविधान संशोधन था, यानी कि 19वां संविधान संशोधन किया गया था। 19वें संविधान संशोधन के अंदर एक व्यवस्था यह लाई गई थी, सभी जो निजी संस्थान, सभी जो संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान है, सार्वजनिक संस्थान जो भी, उनको स्वतंत्रता दी गई थी कि वह अपनी मर्जी से अपनी व्यवस्था के अनुसार पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं और देश का प्रशासन चला सकते हैं सरकार के तहत रह करके। तो उन्हें काफी सारी शक्तियां दी गई थी, ठीक है, और उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी अपने बहुत से मामलों को लेकर के। लेकिन अब ये जो नया 20वां संविधान संशोधन प्रस्ताव आया है, यह प्रस्ताव उन सार्वजनिक संस्थानों की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी अंकुश लगाता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अब पूरी की पूरी व्यवस्था जो राष्ट्रपति को दे दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन पर भी अंकुश लग गया है। तो उसके अंदर जो संस्थाएं हैं, वह पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वह सारी आ रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनके सभी के ऊपर जो है वह प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं अब जो सार्वजनिक संस्थान है, स्वतंत्र संस्थान है, उनकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं अंकुश बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये है पूरी तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को लेकर के केंद्रीकरण पे बल दे रही हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी जो चीजें हैं, विकेंद्रीकरण चल रहा था, उस विकेंद्रीकरण को खत्म करके अब एकीकरण पे, यानी कि सीधे केंद्रीकरण पे बल यहाँ दिया जा रहा है। अगर इस देश के संविधान को लेकर के बात करें तो इस देश का संविधान है वो 42 वर्ष पूर्व, यानी कि अब से लगभग 42 वर्ष पूर्व उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री थे उस समय जयवर्धने के द्वारा वहां का संविधान बनाया गया था और देश में लागू किया गया था आज से 42 साल पहले। लेकिन अब तक क्या हो रहा है, अब यह उस संविधान के अंदर 20वां संशोधन पेश किया गया है। तो याद रखें कि संविधान कब आया था, 20 साल पहले आया था, अब उसके अंदर यह 20वां संशोधन लाया गया है। इसके अलावा कुछ और बात समझ लेते हैं, थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझते हैं कि भारत का परिप्रेक्ष्य यहाँ कहाँ पर है। भारत जब जिस प्रकार से अभी लगातार संशोधन हो रहे हैं और सारा जो बल है यह राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, यानी कि शक्तियां केंद्र किसको बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति को बनाया जा रहा है। तो भारत 13वें संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर के बहुत ज्यादा डर रहा है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है, और समझौते के बाद यह 13वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, जैसा कि हम जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अच्छी कोई बात नहीं है, यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर तमिल समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं। जिस समय ब्रिटिश उपनिवेश चल रहा था उस समय ब्रिटिश लोग, जैसे कि हम जानते हैं, नीचे श्रीलंका हमारा जो है साउथ से नीचे भारत का जहाँ एंड होता है उसके बाद श्रीलंका शुरू होता है, तो नीचे सारा जो एरिया है वह साउथ का एरिया पड़ता है। तो अंग्रेजी उपनिवेश काल के दौरान बहुत सारे तमिल जो लोग थे, उन लोगों को काम के लिए श्रीलंका ले जाया गया था। लेकिन जब आज़ादी हो गई तो उसके बाद वह लोग वहीं पर रह गए। तो वहां जो रह गए तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो लोग थे, वहां की जो मूल जनजाति है सिंहली। तो सिंहली जनजाति और हमारे भारत के तमिल थे, सिंहलियों और तमिलों के बीच स्वतंत्रता के बाद वहाँ बहुत सारे आपस में तनाव उत्पन्न हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, कहीं ना कहीं बहुत सारा उपद्रव फैलाया गया। तो अव्यवस्था फैल रही थी इन दोनों समुदायों के बीच में। कहीं ना कहीं तमिल चाह रहे थे कि उनको भी व्यवस्था में जगह दी जाए, उनको भी अधिकार दिए जाए, वहीं एक तरफ जो सिंहली लोग हैं, सिंहली भी यही सभी चीजें चाह रहे थे। और सिंहली साथ ही साथ यह भी दावा करते हैं कि तमिल इन चीजों हकदार नहीं है, क्योंकि हम वहाँ के मूल निवासी है श्रीलंका के। तो उसके बाद भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में 13वां समझौता हुआ था, और समझौते के बाद 13वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के सभी श्रीलंका के सभी क्षेत्रों को प्रांतीय परिषद दी गई थी। तो तमिल है, यह विशेष रूप से श्रीलंका के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ था कि वहां के जो लोग थे, यानी कि तमिल थे और बाकी सब लोगों को भी वहां प्रांतीय परिषद की व्यवस्था दी गई थी। और प्रांतीय परिषद कैसी होगी, निर्वाचन होगी, यानी कि निर्वाचन के द्वारा वहां पे प्रांतीय परिषद बनाई जाएगी। तो इससे जो भारत और श्रीलंका के संबंध थे वो अच्छे हुए थे, और साथ ही साथ श्रीलंका की व्यवस्था के अंदर तमिल लोगों को एक अच्छी जगह दी गई थी। अब उसके बाद से इन लोगों को यह अधिकार दे दिया गया था कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और आप अपना मतदान भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक निर्वाचित प्रांतीय परिषद की व्यवस्था कर दी गई थी पूरे देश के अंदर। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत अब यह डर रहा है कि जिस प्रकार से पिछले संविधान संशोधनों को खत्म किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका 13वें संविधान संशोधन अधिनियम को भी खत्म कर दे, और जिससे जो वहां के तमिल है उन लोगों के अधिकार खतरे में आ जाए। तो यह बात हो गई 20वें संविधान संशोधन को लेकर के। इस टॉपिक के अंदर हमने कई चीजें समझी, जैसे कि 20वां संविधान संशोधन, 19वां संविधान संशोधन, संविधान कब पारित हुआ, और भारत के लिए 13वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या महत्व है।
इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, जापान के प्रधानमंत्री पद को लेकर है। पिछले महीने जो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की बात कही थी। यानी कि कहीं ना कहीं वे अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, तो इसलिए वह चाह रहे थे कि वह अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ दें और उसके बाद एक नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, केवल इस्तीफे की सिफारिश की थी। अब क्या है कि अब वह अपने पद छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अब एक नई व्यवस्था शुरू हो गई है। यह नई व्यवस्था क्या है कि जापान के जो प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि जापान का सत्तारूढ़ जो दल है, दल का नाम है लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी ने कल अपने लिए एक नया नेता चुन लिया है। उनका जो नया नेता है वह कौन है, योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा के बारे में बताया जा रहा है कि योशिहिदे सुगा का शिंजो आबे से भी बहुत अच्छे संबंध है, और इसके जो बहुत अच्छे संबंध है इस वजह से बाकी सब लोगों ने सहमति दर्ज की इसके नाम के ऊपर, उसको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। तो उसके बाद अब यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बन गए हैं, और साथ ही साथ अब यह भी संभावना बन गई है कि यह अब देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाए। तो अब जो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जापान के जो अगले प्रधानमंत्री होंगे वह होंगे योशिहिदे सुगा। तो साथ ही साथ जिस समय नेता के पद के लिए चुनाव किया जा रहा था, उस समय योशिहिदे सुगा के अलावा शिगेरू इशिबा और फुमियो किशिदा भी दोनों लोग इसके अंदर उम्मीदवार थे। शिगेरू इशिबा पिछले समय के अंदर रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वहीं जो फुमियो किशिदा है यह वहाँ के विदेश मंत्री रह चुके थे। तो इन दोनों को हरा करके योशिहिदे सुगा ने चुनाव जीत लिया है, और चुनाव जीतने के बाद अब वह वहाँ के देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यह बात हो गई जापान के प्रधानमंत्री को लेकर के। तो आई होप कि आपको यह सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज हमने उपसभापति के पद को समझा। उपसभापति कहाँ होता है, देश की राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के उपसभापति पद को समझ लिया है। नए जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, उनके बारे में पढ़ा कि उन्हें नया उपसभापति चुना गया है। उनके जो ओपोनेंट थे, प्रतिद्वंदी थे, वह थे मनोज झा, और साथ ही साथ हरिवंश नारायण सिंह जो है इन्हें दूसरी बार अब उपसभापति के रूप में चुना गया है उसके अंदर। साथ ही साथ हमने ध्वनि मत को समझा, और उपसभापति पद का महत्व क्या होता है हमने यह भी समझ लिया है। श्रीलंका का 20वां संविधान संशोधन को पूरी अच्छी तरह समझा। साथ साथ 19वां 13वां संविधान संशोधन भी हमने समझ लिया है। भारत को क्यों डर है 13वें संविधान संशोधन को लेकर के, आपको मुझे उम्मीद है कि यह भी क्लियर हो गया होगा। और अंत में हमने जापान के प्रधानमंत्री के बारे में भी समझ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आप लोगों को भी टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। आपका करंट जो है वो रेगुलर अच्छा हो रहा होगा, आपके करंट अफेयर्स के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही होगी। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।